बिहेवियर है कंज्यूमर्स का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा आइडियल है, ये सब बातें प्रबलीन से समझते हैं। तो प्रबलीन बताइए फैक्टर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के बारे में। नमस्कार दीपाली जी। फैक्टर इन्वेस्टिंग को अगर हम म्यूचुअल फंड्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा पहले पैसिव इन्वेस्टिंग को टच अपॉन करना होगा। एंड हम इंडिया में देखते हैं दैट पैसिव इन्वेस्टिंग काफी इंक्रीज हुई है, जहां पे हमारे पास एक इंडेक्स होता है और ज्यादातर जितने हम प्रोमिनेंट इंडेक्स को जानते हैं वो हमारे मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स होते हैं, जहां पे जितनी बड़ी कंपनी होती है उसका उतना बड़ा वेटेज होता है इंडेक्स में। और जैसे जैसे पैसिव्स का राइज हुआ है, हम एक इंक्रीजिंग डिबेट भी देख रहे हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग और एक्टिव इन्वेस्टिंग के बीच में। एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारे फंड मैनेजर्स अपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लगा के अपने एक स्टॉक्स पोर्टफोलियो का सिलेक्शन के थ्रू चुनाव करते हैं और बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करते हैं। जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इट्स लाइक अ मैरिज बिटवीन द टू, और इसमें दोनों के कुछ कुछ गुण होते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का ही एक हिस्सा है, पर कहीं ना कहीं इसमें एक हल्का सा टिल्ट एक्टिव इन्वेस्टिंग का भी है दीपाली जी। एंड इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन और करती हूँ। फैक्टर इन्वेस्टिंग में हम कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, वैल्यू हो गया, क्वालिटी हो गई, इन पे हम इन फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं और फिर हमारे इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन होता है। सो अगर हम एक रेगुलर निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करें तो एक लार्ज कैप इंडेक्स है। अगर वहीं पे हम एक वैल्यू का फिल्टर ऐड कर देंगे, इस फैक्टर को जोड़ देंगे, तो वहां पे उन स्टॉक्स का और उन कंपनीज का चुनाव होगा जहां पे हमें वैल्यू दिखाई देती है। सो ये निफ्टी के द्वारा बनाए हुए इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो फैक्टर इन्वेस्टिंग के बेसिस पे बने हैं, और काफी सारी ऑलरेडी स्कीम्स हैं जो फैक्टर इन्वेस्टिंग वाले इंडिसेस को फॉलो करती हैं। वैसे करीबन 34 स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस हैं निफ्टी के, बट उसमें से करीबन हमारे पास 15-16 हैं जो फैक्टर इन्वेस्टिंग को कवर करते हैं। और जो यहाँ पे मैक्सिमम फोकस होता है वो ये है कि या तो आपके हम रिटर्न्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम निफ्टी और डिफरेंट जो ये फैक्टर इन्वेस्टिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं इनके रिटर्न्स देखें तो दीपाली जी उससे हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इधर हायर रिटर्न्स और लोअर रिस्क, ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है। ओके, कुछ नेम सजेस्ट करना चाहेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से? दीपाली जी आई थिंक मैं एक दो इसमें डेटा पॉइंट्स पहले शेयर कर लेती हूँ। अगर हम निफ्टी 50 के ईयर टू डेट रिटर्न्स देखें अगस्त 31 तक के तो 7.5% के करीब हैं। 5 ईयर रिटर्न्स देखें तो करीबन 12% के करीब हैं। अगर हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स की बात करें तो उसने करीबन ईयर टू डेट 14% रिटर्न्स दिए, बिकॉज जो फैक्टर है वो मोमेंटम पे प्ले करता है, उन स्टॉक्स को पिक करता है जहां पे बहुत मोमेंटम दिखाई दे रहा है उन कंपनीज में। वैसे ही अगर हम देखें कि वैल्यू 20 इंडेक्स को हम देखें तो उसने ईयर टू डेट करीबन 11% रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 इयर्स का वो 17% है, जबकि निफ्टी 50 का करीबन 19। सो डिफरेंट जो हमारे पास ये फैक्टर इंडिसेस हैं ये हमें डिफरेंट फ्लेवर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दे रहे हैं। और इनमें से जो कुछ नेम्स मैं लूंगी वो है निफ्टी 100 क्वालिटी इंडेक्स हो गया, यूटीआई का, या और कुछ एएमसीज हैं उनका मोमेंटम 230 इंडेक्स हो गया, 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स हो गया मिड कैप में। तो ये इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो की सूटेबिलिटी से दीपाली जी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई पैसिव इन्वेस्टमेंट की, फैक्टर इन्वेस्टिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की, और क्या स्ट्रैटेजीज ये होती हैं वो डिटेल्स आपको प्रबलीन ने बताई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और सवालों को लेते हैं। हमारे साथ हैं गुरदीप दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। गुरदीप जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुरदीप अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, गुरदीप का फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। दूसरे कॉलर संजीव कुमार धनबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल जो है विड्रॉल से रिलेटेड है। तो एक्चुअली मेरा कॉर्पस जो है म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टेड हूँ 2018 से, तो अभी मेरा कॉर्पस हो गया है 74 लाख के करीब।
तो मैडम मैं जानना चाह रहा था कि इसका जो विड्रॉल मेरे को Okay. करना है, तो मैं उसको किस तरह से विड्रॉल करूं कि मेरा ये कॉर्पस ज्यादा समय तक जो है बना रहे। ओके। और जैसे आपके जो फिलहाल पोर्टफोलियो है, जी जी बताइए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरा मिड कैप में भी है और थोड़ा बहुत जो है बैलेंस एडवांटेज फंड में भी है और ये लार्ज कैप फंड इसमें है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं जो है बैलेंस एडवांटेज फंड से पैसे निकालूं और बाकी मिड कैप से सबसे लास्ट में निकालूं, तो मेरा कॉर्पस ज्यादा दिन चलेगा। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन देती हैं। तो फिलहाल इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 74 लाख के आसपास की है प्रबलीन, और फ्लेक्सी कैप, ब्लू चिप, यहाँ सब जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। 20,000 के एसआईपी को लेकर सलाह भी लेना चाहते हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन है इनके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, जो संजीव जी की मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए अपनी इनकम को एनहांस करना चाहते हैं, इन्होंने करीबन अभी जो एक अपना फिगर दिया था वो 40,000 रुपए महीने के निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। इनके पास जो 74 लाख का कॉर्पस है, इसको अब एसडब्ल्यूपी के तरीके से समझने के दो हम अप्रोचेस लेते हैं। 74 लाख एक डिसेंट रकम है। अगर आज से ही आप 40,000 रुपए महीना निकालना शुरू कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। हम इसको नहीं चला पाएंगे अगर हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हैं। तो दीपाली जी, यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि आज जो आप रकम सेट कर रहे हैं, कि आपने उसको इवेंचुअली आपको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अगर हम रिटायरमेंट 20 साल में मान लें कि इनको 20 साल बाद कितना इनका खर्चा हो रहा होगा, तो यही 40,000 जो आज है उसकी जो परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख निकालने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी सेम 40,000 के लिए। तो ये अगर स्टैंडर्ड अगर एक फ्लैट अमाउंट लेके चलते हैं कि मुझे आज भी 40 चाहिए और मुझे 15 साल बाद भी 40 चाहिए, तो इनके पास पैसे बच जाएंगे इस कॉर्पस में से। अगर हम 11% का बड़ा कंजर्वेटिव एक पोर्टफोलियो का रिटर्न लेके चलें और एक फ्लैट रेट लेके चले जहां पे ये सिर्फ 40,000 आज भी निकाल रहे हैं और 15 साल बाद भी 40,000 ही महीने के निकालेंगे। बट इन रियलिटी क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करने की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी ये सलाह होगी संजीव जी से कि अभी इनके पास पेंशन भी आएगी जो इनने मेंशन की है, तो अभी थोड़ा जितना अवॉइडेबल हो उतना ही, मतलब थोड़ा अमाउंट ही निकालें। डेफिनेटली जो इन्होंने सोचा है कि मिड कैप को रखना है, मिड कैप को आप लास्ट के लिए रखिए, उसको ग्रो होने दीजिए। आप एक डेकेड वाइज बकेट बना सकते हैं। फर्स्ट डेकेड ऑफ रिटायरमेंट में आप मिड कैप को मत टच करिए, पर आप हाइब्रिड के साथ साथ मुझे लगता है अपने ब्लू चिप और फ्लेक्सी कैप से भी थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं, ताकि अगर कभी मार्केट से एकदम से ड्रॉप हो तब आपका जो हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी है वो थोड़ा पोर्टफोलियो को पकड़ेगी भी। तो मेरे ख्याल से 40-30-30 का प्रोपोर्शन रख सकते हैं इन तीन कैटेगरीज में से, या फिर 50 एंड 50 का रख सकते हैं। एंड अभी अपनी जो विड्रॉल है उसको जितना सीमित रख सकते हैं उतना रखिए, ताकि लंबे से लंबे समय तक चले। एंड जो ये इन्फ्लेशन वाला एक पॉइंट है दीपाली जी, ये डेफिनेटली वो समझ के चले और उसी हिसाब से अपने जो विड्रॉल है उसको सेट करें। ओके, अगले कॉल से बात करेंगे। सचिन है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है आपकी ओर मनी पे। मेरा जो मंथली एसआईपी चल रहा है दैट इज 13,000 पर मंथ, और मेरे 4 फंड्स है जिसमें कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप इक्विटी है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है और कोटक मल्टी कैप फंड है मैडम। सो मेरा जो टारगेट है दैट इज 1.2 CR इन नेक्स्ट 14 इयर्स। ओके, मेरा गोल है मैडम 1.2 CR इन नेक्स्ट 14 इयर्स। ओके, 14 इयर्स में 1.25 करोड़ का टारगेट है। 7.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 13,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। और जो इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक मल्टी कैप, एक्सिस मिड कैप, ये फंड्स इनके पास मौजूद है, जहां पर 2,000 से लेकर 5,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर प्रॉब्लम? दीपाली जी, 30,000 रुपीज की अभी जो अपनी एसआईपी कर रहे हैं और जो इनका ऑलरेडी अपना कॉर्पस इन्हें जनरेट कर जो इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है, उन दोनों को मिला के ये शॉर्टफॉल होगा इनके गोल में
करीबन 85 लाख अगर हम 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स के साथ कैलकुलेट करें तो अगले 14 साल में सॉरी ये जनरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है, या तो इस 13,000 की एसआईपी पे एक मंथली स्टेप अप कर ले 10% का, या फिर एक 9,000 की इनको एडिशनल एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट है। दोनों में से कोई एक चीज, या तो हर साल अपना 10% का स्टेप अप करते रहें, उसके साथ ही अपना गोल अचीव कर पाएंगे। इनके जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, ये तीनों ही बहुत ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। एक सिर्फ मिड कैप फंड है जिसमें 2,000 है। सो ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो 68 to 70% लार्ज कैप में है, करीबन 25 से 27% मिड कैप में है, और थोड़ा ही अमाउंट 4-4.5% स्मॉल कैप में है। 14 साल का होराइजन है। मेरी सलाह होगी थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ एसआईपी के माध्यम से करें। और अगर स्टेप अप को चूज कर सकते हैं, अगर एक साथ अभी 9,000 की एडिशनल एसआईपी नहीं कर सकते। ओके ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको दी गई है। फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे 85 लाख एक्यूमुलेशन कर लेंगे, 9,000 की एडिशनल एसआईपी करेंगे तो गोल को हासिल कर लेंगे। रही बात आपके गोल की, तो अगर आप इमीडिएटली 9,000 नहीं बढ़ा सकते तो धीरे धीरे बढ़ाइए, हर साल बढ़ाइए और अपने गोल को आप हासिल कर लेंगे। गुरदीप इनफैक्ट फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो जो डिटेल्स उन्होंने दी थी उसके बेसिस पर उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। 35 ईयर्स इनकी एज है। फिलहाल ये 37,750 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। जो टोटल कॉर्पस है इनके पास म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, वो 25 लाख के आसपास का है। सालाना 10% का स्टेप अप एसआईपी ये करते हैं, और 55 ईयर्स में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ से आफ्टर 20 ईयर्स। जानना चाहते हैं क्या इस जो इन्वेस्टमेंट्स है इससे अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे क्या? पीपीएफ, ईसॉप्स में भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पोर्टफोलियो देखेंगे तो छोटा पोर्टफोलियो है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 18,000 रुपये महीना, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 10,000 रुपये महीना, पीजे मीडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 7,500 रुपये महीना, और एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। गोल्स इनके काफी सारे हैं। 10 साल में प्रॉपर्टी के लिए 70 लाख, 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, 18 साल में दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़, 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़, और 25 साल में बच्चों की शादी के लिए 1 करोड़। क्या सजेशन इनके गोल पर? जी दीपाली जी, इनके पास ऑलरेडी एक 25 लाख का एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है। अगर हम उसको एक तरफ कर दें तो 10 साल में करीबन 70 लाख, उससे वो अपनी जो प्रॉपर्टी का जो उनका गोल है, वो पहला गोल उसी से कवर हो जाता है उनका। उसके बाद जो इनके रिमेनिंग 4 गोल्स हैं, उसमें अगर हम आखिरी गोल को ले लें, उसको अगर हम उनके पीपीएफ से जोड़ लें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, अगर ये पूरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 1.5 लाख की, तो ये बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा ही आने वाले सालों में अपने बच्चों की मैरिज के लिए एक्यूमुलेट कर लेंगे। जो बीच के 3 गोल्स हैं, 15 साल, 18 साल और 20 साल, ये पास में है, और ये बहुत क्रूशियल गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन और अपनी रिटायरमेंट। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो जो 15 साल का गोल है उसके लिए करीबन 22,000 की एसआईपी करने की जरूरत है। जो 18 साल पे गोल है उसके लिए करीबन 15,000 की एसआईपी करने की जरूरत है, और जो रिटायरमेंट का गोल है उसके लिए करीबन 45,000 की एसआईपी करने की जरूरत है। पर क्योंकि गुरदीप जी ने बताया है कि वो स्टेप अप ऑलरेडी करते हैं, तो अपनी 37,500 का जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसआईपी है, अगर उसमें वो 10% का इजाफा हर साल कर देंगे तो भी ये 3 गोल्स उनके अचीव हो जाएंगे। और अभी हमने इनके ईसॉप्स को कंसिडर नहीं किया है, तो अगर कोई डेफिसिट होता है तो अपने ईसॉप्स को वो उसमें शामिल कर सकते हैं, बट अपने स्टेप अप के थ्रू अपने गोल्स को ये पालेंगे। 15th ईयर फ्रॉम नाउ में ये करीबन 3 करोड़ जमा कर चुके होंगे, जब इनका पहला रिक्वायरमेंट होगा बच्चे के लिए 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन के लिए। ओके, तो चलिए, आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है, आपके गोल पर राय दी गई है। इनिशियल गोल आप हासिल कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपको डेफिनेटली इंक्रीज करनी पड़ेंगी अपने बाकी गोल्स को पूरा करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनके क्वेश्चंस को पिक करेंगे। प्रबलिन हमारे साथ बनी हुई हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं योर मनी। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। आप एक बार इसको आंसर करने के लिए एक सवाल लेंगे। धनराज ने भेजा है। धनराज सूर्यवंशी ने 43 इयर्स इनकी एज है। फिलहाल 18,000 की एसआईपी कर रहे हैं। जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 23 लाख है। 10 इयर्स में 50 लाख, 17 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास है 6 फंड्स। मेरे एसेट, इमर्जिंग, ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप में 4,000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में 2,000 ईच कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर प्रवीण? जी, पोर्टफोलियो का पहले बात करते हैं दीपाली जी। एक तो इनके पास भी काफी जो इनका एलोकेशन है वो लार्ज कैप की तरफ काफी इंक्रीज्ड है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सी कैप एंड ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस में सिर्फ 2,000 डाल रहे हैं अपने टैक्स सर्वे में। अगर टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट इनकी पीपीएफ और ईपीएफ से पूरी हो रही है तो इसको स्टॉप कर सकते हैं और अपने जो अभी ऑलरेडी इनके फंड्स हैं उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा सा एलोकेशन 1,000 से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा क्लटर फ्री भी हो जाएगा बिकॉज अमाउंट के हिसाब से ऑलरेडी इनके पास 6 फंड्स इकट्ठे हो गए। जो इनके गोल्स हैं, इनका पहला गोल काफी अचीवेबल है। 50 लाख इनको 10 साल बाद चाहिए। और अभी जो इनके पास ऑलरेडी थोड़ा सा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसके साथ अपनी एसआईपी के साथ ये करीबन तब तक 65 लाख जमा कर लेंगे जिसमें से आराम से अपने 50 लाख का यूज कर सकते हैं। और फिर उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो 17 साल में अपनी एसआईपी के साथ थोड़ा सा लक्ष्य में डेफिसिट आएगा इनके, जिसके लिए इनको एक 10,000 रुपए की एडिशनल एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहला गोल इनका अचीव हो रहा है। सेकेंड गोल के लिए डेफिसिट है 10,000 रुपए का। अगर एक साथ अभी अपनी एसआईपी नहीं कर सकते हैं इंक्रीज 10,000 से तो अगेन दीपाली जी यहाँ पे इनके लिए जो रूट है स्टेप अप एसआईपी का वो चुन सकते हैं जिसमें 7% की करीबन अपनी स्टेप अप एसआईपी ये कर ले। उससे भी ये अपना लक्ष्य जो है 2 करोड़ का 17 साल में उसको अचीव कर लेंगे। पर एक बार अपने ईएलएसएस फंड को रिव्यू कर ले, रिक्वायरमेंट है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके फंड्स की अगर बात करें तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट से। और 2 करोड़ के टारगेट के लिए थोड़ा एसआईपी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, एल्स 1 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे। ये सजेशन आपके लिए। गिरीश कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 20,000 की एसआईपी चल रही है, 10.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। फंड्स देखें तो 4 फंड्स हैं इनके पास। मेरे एसेट, इमर्जिंग, ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कोटक इक्विटी, इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई स्मॉल कैप, चारों में 5,000 ईच डाल रहे हैं। इस तरीके से इनका 20,000 पर मंथ की एसआईपी हुई। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए प्रवीण? जी, बहुत अच्छा छोटा सा पोर्टफोलियो है दीपाली गिरीश जी का यहाँ पे। और अभी जो इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है और एसआईपी को अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट 12 इयर्स में करीबन 1 करोड़ जमा कर पाएंगे। तो इनका जो टारगेट है उसमें डेफिसिट है और अगर उनको एक साथ पैसे डालने हैं तो इनको अपनी एसआईपी को काफी इंक्रीज करना है। करीबन अभी इनकी 20,000 जारी है, तब इनको ओवरऑल एसआईपी 55,000 की करने की जरूरत है, यानी कि 34-35,000 से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट है जो एडिशनल 1 करोड़ का डेफिसिट है उसके लिए। तो अगर एक साथ नहीं तो अगेन स्टेप अप का रूट लेके ग्रेजुअली अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे टाइम कम होगा, बिकॉज इनका जो लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, 12 साल ही है। तो बेटर है कि मुझे लगता है कि एक साथ जितना इंक्रीज कर सकते हैं स्टेप अप थोड़ा बड़े परसेंटेज में करके इन्वेस्टमेंट अपनी आगे कंटिन्यू करें। अच्छा प्रवीण, अगर जैसे आपने कहा 55,000 की एसआईपी लगेगी, अगर ये इमीडिएटली भी इंक्रीज करते हैं या थोड़े अमाउंट से इंक्रीज करते हैं तो जो इनके पास 4 फंड्स हैं उसी में ये ऐड करें या नए फंड्स भी ऐड कर सकते हैं? फंड्स के नेम्स अगर आप कुछ इन्हें सजेस्ट कर सके, जैसे आपने कहा कि मिड कैप फंड्स जोड़ सकते हैं, तो कुछ चॉइसेस बताइए प्लीज इनको। दीपाली जी, इनके पास ऑलरेडी 2 मिड कैप फंड हैं और दोनों ही काफी अच्छे हैं और 12 साल का होराइजन है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ अगर हम देखें तो 3/4 पोर्टफोलियो, इनफैक्ट 3/4 से ज्यादा पोर्टफोलियो इनका मिड एंड स्मॉल में है, बिकॉज इनके पास जो मिराय का भी फंड है वो लार्ज एंड मिड है। अगर अपने फंड में थोड़ा सा ये एक कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक निफ्टी 50 इंडेक्स को जोड़ सकते हैं। एक पैसिव फंड इनके फंड एक तो पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा और एक लार्ज कैप का बहुत क्लियर एलोकेशन टू द बिगर कंपनीज वो मिल जाएगा। अदरवाइज इनका ऑलरेडी बहुत वेल कवर्ड है इन द मिड कैप द स्मॉल कैप स्पेस पोर्टफोलियो। तो अगर इंक्रीज करें एलोकेशन तो इन्हीं फंड्स में करें?
जी, इन्हीं में एडिशनल एलोकेशन ये ले सकते हैं अलॉन्ग विद द पैसिव स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से निफ्टी 50 सही रहेगा। ओके, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंक्रीज करते हैं अपना एलोकेशन तो इन्हीं फंड्स के साथ कर सकते हैं। चलिए अब पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। प्रबलीन, कौन से 4 फंड्स चुने हैं और क्या रीजन, प्लस लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ही देखें इन्वेस्टर्स इन फंड्स को? जी, जो पहला फंड है दीपाली जी, एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी, निफ्टी 50 इंडेक्स किसी भी फंड हाउस जो इन्वेस्टर्स को पसंद है उससे चुन सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि बेंचमार्क जो है हमारा निफ्टी 50 उससे कितना आगे पीछे हो रहा है फंड। पर जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपका फंड है वो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को ही रेप्लिकेट करेगा। एक लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है स्पेशली उनके लिए जिनको अपने पोर्टफोलियो का कोर बनाना है दीपाली जी, बिकॉज हमें एक लार्ज कैप फंड चाहिए होता है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है अपने लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप्स को जोड़ने का। सेकंड चॉइस मेरी है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। मिड कैप स्पेस में एक अच्छा फंड है। अभी इनका AUM करीबन 9,000 करोड़ के करीब है। बॉटम अप ग्रोथ अप्रोच अलोंग विद फोकस ऑन क्वालिटी इसको लेके चलते हैं ये। एंड मेरे ख्याल से इन द मिड कैप स्पेस स्टॉक पिकिंग जैसे हम लोग बोलते हैं जिनका काफी लंबे समय का पोर्टफोलियो है वो पैसिव स्ट्रैटेजी भी उठा सकते हैं। पर जहाँ पे कोई एक्टिव फंड लेना चाहता है वहां पे आई थिंक SBI इज वन ऑफ द गुड एक्टिव फंड्स मिड कैप स्पेस में। तीसरा जो चॉइस है वो है कोटक का मल्टी कैप। मल्टी कैप इसके दिवाली जी बिकॉज जो लोग पैसिव स्ट्रैटेजी से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं जैसे लार्ज कैप और मिड कैप में अगर आपने पैसिव्स लिए तो पैसिव्स में कुछ गैप्स छूट जाते हैं मार्केट कैप बेस्ड इन्वेस्टिंग की वजह से। वो आपको एक्टिव फंड्स पूरा कर देते हैं उन गैप्स को और मेरे ख्याल से मल्टी कैप एक अच्छी चॉइस रहती है जो तीनों आपको मार्केट कैप्स का मिनिमम 25% एलोकेशन दे देती है। तो अगेन आई थिंक दिस कैन बी अ गुड एडिशन पैसिव फंड्स के साथ। एंड ये सारे लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं। पर जो चौथा फंड है वो उन लोगों के लिए है जो करीबन 5 से 6 साल 4 से 6 साल इनफैक्ट का होराइजन रखते हैं, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते और थोड़ा सा मिक्स लेना चाहते हैं। तो वहां पे है मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी जो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। करीबन 65% हमेशा ही इक्विटी में होगा बट बाकी वो थोड़ा डेट फिक्स्ड इनकम में और इक्विटी में अपने हिसाब से मार्केट्स के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। सो आई थिंक स्लाइटली जो हम मीडियम टर्म होराइजन है उसके लिए उस फंड को देख सकते हैं। तो ये है प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स। लॉजिक प्लस टाइम होराइजन क्या होना चाहिए इन फंड्स में प्रबलीन ने आपको एक्सप्लेन किया। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, कोटक मल्टी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप और मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। चलिए शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने टॉप 4 फंड्स भी बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।